Welcome, students, to the second unit of Chapter 1, The Rise of Nationalism in Europe. Second unit is The Making of Nationalism in Europe. हम बात करते हैं 1834 की, जब जो है द जोवेरियन था, उनकी एस्टेब्लिशमेंट हुआ था. सो बेसिकली जो जोवेरियन थे वो जो है इकोनॉमिक कस्टम यूनियन थे. जो व्यापारी संघ होता है वो था. और बेसिकली इसको जो है प्रशिया ने एस्टैब्लिश करा था 1834 में. तो इसका जो एस्टैब्लिशमेंट था बेसिकली जो है जो भी इंटरनल टैरिफ्स होते थे, जो कस्टम ड्यूटी पे करनी होती थी, जो है वहाँ पे मेजरमेंट्स एंड बाकी अदर टैक्सेस पे करने होते थे जर्मन स्टेट्स के बीच एंड अदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ड्यूरेशन में. तो उसको जो है फ्री ट्रेड में और एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पर उसको जो है बनाने के लिए वहाँ पे जोवेरियंस का जो है एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, जो धीरे धीरे चल के इकोनॉमिक यूनिटी तो लेकर आया. बट जैसे जैसे जो है ये बढ़ता चला गया तो धीरे धीरे जो है पॉलिटिकल यूनिफिकेशन का भी इसने काम करा. साथ ही साथ जो है जब ये कस्टम यूनियन था तो इसने जो है बहुत से मॉडर्नाइजेशन करे इकोनॉमी में. और साथ ही साथ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि जब जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम धीरे धीरे इंक्रीज हो गया, कस्टम ड्यूटी पेमेंट्स जो थे वो लेस हो गए, एक स्टैंडर्ड मेजरिंग सिस्टम क्रिएट हो गया. तो इसकी वजह से वहाँ पे जितने भी स्टेट्स थे उसमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का भी मेजर रोल होना शुरू हो गया, जैसे रेलवेज, पोस्टल सिस्टम्स, ये सब जो है धीरे धीरे वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में बनने लगे. तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन बेसिकली स्टार्ट हुआ था वो सेकेंड हाफ जो था 18th सेंचुरी के, तब जो है वो स्टार्ट हुआ था. आगे हम देखते हैं जो कल्चरल नेशनलिज्म चला, यानी कि लोग जो आर्टिस्ट थे, जो राइटर्स थे, उन्होंने अपने तरीके से जो है नेशनलिज्म स्टार्ट करा था. तो यूरोप में बेसिकली जो जर्मनी और इटली थे वहाँ पे बहुत से आर्टिस्ट थे, बहुत से राइटर्स थे जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया एक नेशनल आइडेंटिटी क्रिएट करने का. उसमें से एक थे जोहान गॉटफ्रीड हर्डर. तो ये एक जर्मन फिलोसफर थे जिनका आइडिया था कि जो भी वो कल्चरल लैंग्वेज हेरिटेज के थ्रू यूनिफिकेशन दिखाते थे. उनका ये था कि जो हमारा कल्चर है, जो हमारी लैंग्वेज है, जो हमारे हेरिटेजेस हैं, जो हमारी प्रॉपर्टी हेरिटेज प्रॉपर्टीज हैं, उनको जो है एक यूनिफिकेशन के तौर पर रखा जाए. उसके बाद एक इटली में भी फेमस पर्सन जिसका नाम गुजीब मजीनी था, जिसका जन्म जो है ग्योना में 1805 में हुआ था. तो उन्होंने भी यूनिफाइड इटालियन नेशन के एक आइडिया को प्रमोट करा था लोगों में. ऑल्दो उनको जो है जेल हुई थी 1831 में, बट जो है स्टिल उन्होंने अपना रिवॉल्यूशन स्टार्ट रखा. और वेरी वेल नोन आर्टिस्ट और राइटर्स में वो जो है फिगर आउट हुए. उसके बाद एक और पर्सन थे जिसका नाम था गुजीब गैरिबल्दी. और गैरिबल्डी बेसिकली जो है मिलिट्री कैंपेन्स करता था ताकि जो है यूनिफिकेशन का काम इजीली हो सके. वो लोगों को बहुत ज़्यादा प्रेरणा देते थे कि जो है जो इटली है उसको यूनिफाइड होना पड़ेगा, और विदाउट यूनिफिकेशन जो है कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है. तो ऐसे ही चलता रहा. और धीरे धीरे जब जो ये यूनियन कस्टम थे उन्होंने जो है बहुत चीज़ें स्टार्टअप करी, क्योंकि बिजनेस बढ़ने लगा था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टार्ट हो गया था. तो रेलवे रोड्स का, पोस्टल जो सिस्टम थे वो जो है धीरे धीरे जो है हर एक स्टेट को, रीजन को, एरियाज को जो है कनेक्ट करने लगे. जैसे कि जर्मनी और इटली जो है इन दोनों में जो है रेलवेज कनेक्ट हो गया, जिससे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बढ़ने लगा. और जब जो है एक जगह से, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, एक रीजन से दूसरे रीजन में जब लोग ट्रैवल करने लगे, तो जो नेशनलिस्ट के जो आइडियाज थे वो भी साथ साथ ट्रैवल करने लगे, क्योंकि जो लोग जर्मनी में रहते थे वो रिवॉल्यूशन जो कर रहे थे उसका कुछ आइडिया वहाँ के जो इम्पोर्टर एक्सपोर्टर थे वो लेके जाते थे इटली में, वहाँ पे डिस्कशन होता था. एंड इटली में जो चल रहा था उसका डिस्कशन वो लोग जर्मनी में करते थे रेल के थ्रू, क्योंकि वो लोग कनेक्टेड थे. तो आइडियाज जो थे, जो नेशनलिस्ट के आइडियाज थे, वो इधर से उधर ट्रैवल होते थे थ्रू अ रेलवे सिस्टम की वजह से, क्योंकि लोग इधर से उधर जब ट्रैवल करते थे सामान को लेके जाके, तो उनको जो है आइडियाज भी शेयर करने का टाइम मिल जाता था. आगे चल के
जब हम सफरेज और सिटीजनशिप की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेपोलियन की। तो बेसिकली जो नेपोलियन था वो उसको डिफीट करा गया था 1815 में, 1815 में। और जो यूरोपियन पावर जिसने नेपोलियन को डिफीट करा था उसमें से ये थी, जो ब्रिटेन था, रशिया था, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। तो इन सब ने मिलके जो है नेपोलियन को डिफीट करा था। और उसके बाद जो है वहाँ पे ट्रीटी ऑफ वियना जो 1815 में साइन हुई थी, वो आफ्टर नेपोलियन की डिफीट के बाद साइन हुई थी, जिसको जो है होस्ट करा था ऑस्ट्रेलियन चांसलर ने, जिसका नाम था ड्यूक मेटरनिक। ड्यूक मेटरनिक जो थे उन्होंने पूरा जो ये ट्रीटी जो ऑफ वियना थी उसका पूरा जो है होस्टिंग करी थी, सबको बुलाया था, सारा अरेंजमेंट्स हुआ था। और 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुई थी आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन। बात करते हैं 19th सेंचुरी के मिड की। तो 19th सेंचुरी के मिड में जो है बेसिकली जो कंट्रीज थी, फ्रांस और जर्मनी, वहाँ पे यूनिवर्सल मेल सफरेज जो है एक बहुत बड़ा डिमांड हो गया। वहाँ पे रिवॉल्यूशनरीज जो है बेसिकली डिमांड करने लगे कि जो भी मेल है उनको जो है राइट टू वोट दिया जाए। जैसे कि मैंने यूनिट वन में बताया था कि 1792 में, उससे पहले जो होता था लुइस 16 के टाइम पे, तो जितने भी मेल थे जिनके पास प्रॉपर्टी थी सिर्फ वही अलाउड थे फॉर वोटिंग। जब धीरे धीरे न्यू कॉन्स्टिट्यूशन की स्थापना हुई तो जो है वहाँ पे जो नेशनल कन्वेंशन था उसने एक्सटेंड कर दिया कि जो जितने भी मेल्स हैं, चाहे उनके पास प्रॉपर्टी है या फिर नहीं है, वो जो है एलिजिबल थे वोटिंग करने के लिए। बट जब जो है नेपोलियन पावर में आया, 1804 में नेपोलियनिक कोड स्टार्ट हुआ, तो नेपोलियन ने जो वोटिंग थी और उसके जो रूल्स थे उसको मॉडिफिकेशन कर दिया। बेसिकली जो मॉडिफिकेशन हुआ उसमें जो नेपोलियन था उसने लिमिटेड कर दिया बहुत सी चीज़ों को। जैसे कि जो वुमेन्स थी उनको तो जो है माइनर स्टेटस पे घोषित कर दिया कि उनको तो हर चीज़ के लिए या इधर फादर से, अगर मैरिड है तो हस्बैंड से परमिशन चाहिए ही चाहिए। साथ ही साथ जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, जिन मेल के पास या मेंस के पास प्रॉपर्टी नहीं है, उनको भी जो है वोट करने के लिए फिर दोबारा से मना कर दिया गया। और ये जो है पूरा 19वीं सदी जो है 19th सेंचुरी में ये सिस्टम रहा था। और जब नेपोलियन की डिफीट हुई थी उसके बाद से ही धीरे धीरे जो है जो ये यूनिवर्सल मेल सफरेज था ये धीरे धीरे डिमांड में आया, और लोगों ने जो है जो रिवॉल्यूशनरीज थे उन्होंने जो है कहा कि भाई हमको भी जो है अब मेल्स को जो है अलाउड करो कि जो है हम भी वोट कर सकें। उसके बाद जब 1850 में नेपोलियन डिफीट हुआ था और जो ये चांसलर थे ड्यूक मेटरनिक, वो उस टाइम पे मेजर रोल प्ले कर रहे थे, हायर रैंकिंग पे थे, काफ़ी अच्छी हाई पोजीशन पे वो जो है पोस्टेड थे। तो उसी ड्यूरेशन में जो गुजीबी मजीनी थी या मजीनी की बात करें तो वो जो है बहुत ज़्यादा एक्टिविस्ट थे, रिवॉल्यूशनरिस्ट थे, और वो हर चीज़ को, जैसे यूनिफिकेशन ऑफ इटली का उन्होंने बिल्कुल शुरू कर रखा था। 1831 में उनको जेल भी हुई थी, स्टिल जो है वो रिवॉल्यूशनरी रहे और जो है उन्होंने जो है रिवॉल्यूशन में अच्छे से भाग लिया। तो मेटरनिक ने उनको एक ही लाइन में डिस्क्राइब करा था कि द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ अवर सोशल ऑर्डर, सबसे खतरनाक पर्सन या सबसे खतरनाक शत्रु जो हमारे सोशल ऑर्डर्स को चेंज कर सकता है, हमारी चीज़ों को बदल रहा है। तो ये एक मेजर लाइन थी जो मेटरनिक ने डिस्क्राइब करी थी मजीनी के लिए कि द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ अवर सोशल ऑर्डर। आगे हम बात करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेट्स एंड मेजर। तो बेसिकली जब 1804 में नेपोलियनिक कोड लगा था तो मैंने आपको बताया था कि जो है वहां पे एक तो सेकुलरिज्म, इक्वल बिफोर द लॉ, ठीक है, और इक्वल राइट्स, ये सब चीजें एस्टैब्लिश करी थी नेपोलियन ने। और साथ ही साथ स्टैंडर्ड मेजरमेंट सिस्टम भी जो है एस्टैब्लिश करा था। तो बेसिकली उसको मेट्रिक सिस्टम या स्टैंडर्ड मेजरमेंट बोला जाता है। और वो जो है इंट्रोड्यूस हुआ था जब जो है इकोनॉमिक सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस हुआ था यूरोप में। अब इससे होता क्या था कि जैसे कपड़े के व्यापारी होते थे, उनको जो है मेजरमेंट जो देना होता था, जब वो
कहीं से सामान लेकर आते थे। सपोज करिए 1833 की मैं बात करूं, तो कोई एक मर्चेंट है, कोई एक व्यापारी है जो हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग आ रहा है, तो उसको 11 कस्टम बैरियर्स से उसको क्रॉस होना पड़ता था। और हर एक कस्टम बैरियर पर उसको 5% का कस्टम ड्यूटी पे करना होता था, जो भी वो जितना कैरी कर रहा है उतना। सपोज करिए कि कोई जो है 10 मीटर कपड़ा जो है कैरी कर रहा है अपने साथ, और उसने हैम्बर्ग से स्टार्ट करा और न्यूरेमबर्ग में जाते हुए में जो 11 बैरियर्स थे, कस्टम बैरियर्स, उसमें से फर्स्ट बैरियर पे वहाँ का जो मेजरमेंट होता था वो LA में लिया जाता था। तो कहीं पर वो 54.7 सेंटीमीटर था, कहीं पे वो 51.1 सेंटीमीटर था, और कहीं पे वो 65.6 सेंटीमीटर था। यानी कि अगर किसी को जो है मीटर उसको कैलकुलेट करना है कि ये व्यापारी कितना परसेंट ऑफ या कितना मीटर कपड़ा लेके जा रहा है, तो हर एक अलग अलग रीजन में अलग अलग मेजरमेंट सिस्टम थे, जिसकी वजह से बहुत से व्यापारियों को नुकसान होता था, उनको कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ता था 5% का। बट जब मैट्रिक सिस्टम, जो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेट्स एंड मेजर्स स्टार्ट हुआ, तो एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट कंसिडर कर दिया गया, जिसके बाद जो भी यो ट्रेड का सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा स्मूथ वर्किंग होने लगा, क्योंकि अब हर जगह पे एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट था, ताकि वहाँ पे कोई भी अप डाउन का मेजरमेंट नहीं हो सके। इसकी वजह से व्यापार भी बहुत ज़्यादा बढ़ा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सामान बहुत ज़्यादा होने लगा, और धीरे धीरे जो है ग्रोथ होना शुरू हो गई, जिससे जो है जब आपस में अदर रीजन्स में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने लगा, लोग इधर से उधर ट्रैवल करने लगे, नेशनलिस्ट आइडियाज़ जो थे वो जो है इधर से उधर ट्रैवल करने लगे, उनके आइडियाज़, क्योंकि लोग यहाँ से जाते थे वो अपने रीजन का बताते थे दूसरी जगह पे, वह जो वहाँ से आते थे वो अपने रीजन का बताते थे। तो इस तरीके से धीरे धीरे नेशनलिस्ट आइडियाज़ भी एस्टैब्लिश हुआ, जिसकी वजह से एक यूनिफाइड फ्रेमवर्क बन गया पूरे एरियाज़ में, पूरे यूरोप में। और धीरे धीरे इस तरीके से जो है जो मैट्रिक सिस्टम था उसने जो है एक मेजर रोल प्ले करा फॉर द यूनिफिकेशन, या फिर हम कहें यूनिफाइड फ्रेमवर्क की। तो ये था एक्सप्लेनेशन यूनिट 2 का, और बाकी आपको यूनिट 3 का एक्सप्लेनेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। इसके जितने भी आपको ऑन स्क्रीन नोट्स हैं उसको आप राइट डाउन कर लीजिए कॉपी में, आपको बेनिफिशियल रहेंगे, क्योंकि हर एक नोट जो है वो रेलिवेंट है। आप जो है अगर एग्ज़ाम्स आएंगे तो आप उसमें इजीली जो है इतने पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं, एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू।